हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातील 36वी कहाणी पति की हरकतों के कारण आशा के हात लगी निराशा। जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ बघितले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। मेरा नाम आशा है। आशा यानी उम्मीद, लेकिन मेरी सब उम्मीदें खत्म हो गई है। मेरी उम्र इस वक्त अब 40 साल है और मुझे एक खुशहाल और शांत घरेलू वातावरण का दिखावा करना पड़ता है। मेरे 2 लड़के और एक लड़की समेत 3 बच्चे हैं। मुझे अभी भी अपने बच्चों को बचपन की खुशियां उपलब्ध कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। मुझे अभी भी यह साबित करना पड़ रहा है कि मैं अपने शराबी सिपाही पति की वफादार बीवी हूँ। बचपन में गरीबी देखने के बाद मुझे उम्मीद थी कि सिपाही अशोक के साथ मेरी शादी हो जाने के बाद मेरे दिन संवर जाएंगे। मैंने सोचा था कि उसके साथ मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता मेरी जिंदगी में दर्द और मुसीबतें और जुड़ गई। अशोक बहुत अधिक शराब पीता था। इस हकीकत से मैं इसलिए अनजान रही क्योंकि शादी की बातचीत के दौरान उसके बारे में मेरे माता पिता ने ज्यादा खुशबीन नहीं की थी। मेरे परिवार वाले तो महज इस बात से खुश थे कि उन्हें एक ऐसा दामाद मिल गया है जो सरकारी नौकरी में था, वह भी पुलिस में। हमारी शादी को 24 साल गुजर गए हैं। अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि जब उसने मुझे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया हो। मेरे पति के 2 बेरोजगार बड़े भाई हैं। वे अपने अपने परिवार के साथ गांव में रहते हैं। सबसे बड़े भाई का एक पैर लकवे से खराब हो गया और दूसरे का एक पैर दुर्घटना में कट गया। वे किसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। बहरहाल वे लोग अब तक मेरे सबसे बड़े मददगार हैं। बिल्कुल भी अच्छा न लगता जब मैं अपने पति से कहती कि अगर तुम्हें मेरा तुम्हारे दोस्तों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता तो उन्हें घर पर लाया मत ही करो। यह सुनकर वह आग बबूला हो जाता और मेरी धुनाई कर देता। मेरा सारा शरीर हफ्तों हफ्तों तक दर्द करता, किंतु मैं किसी को अपनी पिटाई का सबूत नहीं दे पाती। वह मुझे इस तरह सताता कि मेरे शरीर पर कोई निशान ना पड़े। धीरे धीरे यह हम दोनों के बीच रोजमर्रा की समस्या बन गई। यदि वो मुझे सब्जी वाले से बात करते देख लेता तो शिकायत करना शुरू कर देता। जब मैं उसे सफाई देने की कोशिश करती तो वो मेरी पिटाई कर देता। यह सब चलता रहा। मैंने मोहल्लों के किसी से भी, यहाँ तक कि औरतों से भी बात करना बंद कर दिया। कम से कम उसकी मौजूदगी में तो कतई नहीं। वह मुझे घर के खर्चे के लिए एक भी पैसा न देता। हाँ, उसने एक दुकान जरूर तय कर रखी थी जहाँ से मैं सामान उधार लाती और महीने बाद वह दुकानदार को भुगतान कर देता था। हालांकि घर में खाने पीने के अलावा और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, यह बात उसकी समझ में कभी नहीं आई। मैंने कभी ज्यादा जोर नहीं दिया। शादी के 12 वर्षों तक हमारा कोई भी बच्चा नहीं हुआ। इसके लिए भी मुझे कभी माफ नहीं किया गया। वह शराब में धुत होकर घर आकर थोड़ी दारू पीता और अपना पूरा गुस्सा मुझ पर उतार देता। उसके घर आने, खा पी कर सोने और अगले दिन काम पर चले जाने तक मैं डरी डरी रहती थी। जब हमारे 3 बच्चे हो गए तो एक दिन मैंने उसे समझाया कि आखिर अब तो हमारे पास सब कुछ है, अब अपने कौन सा गम है जिसे भुलाने के लिए पीते हो। उसने मेरी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उनकी जरूरतें भी बढ़ने लगी। क्योंकि मेरे पल्ले कुछ भी नहीं था, इसलिए मेरे पास काम की तलाशने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। मोहरी के रूप में काम करने उसने अपनी शान के खिलाफ समझा और इसलिए दम्भवश मुझे काम करने की इजाजत नहीं दी। क्षेत्र में कार्यरत नवज्योति जैसी एक गैर सरकारी संस्था ने मेरी सहायता की। मैंने कम्युनिटी वर्कर के रूप में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया और जल्द ही इलाके में चलने वाली नवज्योति के एक परियोजना में मुझे नौकरी मिल गई। अपनी सारी आय मैं अपने बच्चों पर खर्च करने लगी। मेरे पति ने घर में बच्चों का दूध तक आना बंद कर दिया। उसने कहा कि यह बहुत महंगा पड़ता है।
जब मैंने हिम्मत करके उसे कहा कि उसकी दारू भी तो बहुत महंगी है, उसने पीट पीट कर मुझे अधमरा कर दिया। कई दिनों तक मैं मोहल्ले में किसी से बात करने के काबिल भी न थी। उसकी तबीयत अब ठीक नहीं रही थी। इसी तरह मैं एक स्थानीय अस्पताल में उसका चेकअप कराया। उसका रक्तचाप हमेशा बहुत ऊंचा रहता है। उसका ऑपरेशन किए जाने की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जब तक उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता तब तक ऑपरेशन करना संभव नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि वह दिन कब आएगा। वह अभी बहुत ज्यादा दारू पीता है। मुसीबत यह है कि वह देशी शराब की थैलियां लाकर पीता है, जिसे लोग बहुत खतरनाक बनाते हैं। वह आस पड़ोस, दफ्तर, हर जगह हर किसी से उलझता लड़ता रहता है। वह किसी न किसी बात के लिए सबको बुरा भला कहता है। जब मैं उसे रोकने की कोशिश करती तो वह मुझे पीटता है। मेरे पड़ोसी कहते हैं कि वह पुलिस वाला है, इसलिए उसे पता है कि पिटाई कैसे करनी चाहिए। मैं अपने पति की शराब छुड़ाने के लिए मैं नवज्योति वालों से संपर्क किया। वे उसे इलाज कराने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे अपने मकसद में कामयाब हो गए तो यह हमारे लिए दूसरी जिंदगी के समान होगा, एक ऐसी जिंदगी जिसकी मैं अभी तक सिर्फ कल्पना करती रही हूँ। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? विभाग अपने कर्मचारियों की शारीरिक तथा मानसिक चुस्ती को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें उनकी सेहत की देखभाल करनी चाहिए। ऐसी स्थितियां विभाग के खराब पर्यवेक्षण और व्यवहार का प्रतिबिंब करती है। आर्थिक और भावनात्मक रूप से निर्भर स्त्रियों का उनके गैर जिम्मेदार और खूंखार पति जमकर शोषण करते हैं। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है?